मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इसमें क्या है कि हम इसके पहले वीडियो बनाया था, जो 3 वीडियो के अंदर मैंने बनाया था 9 अप्रैल को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, वो इजी पेपर था। तो उसको 3 वीडियो में मैंने बना दिया था। 10 क्वेश्चन एक वीडियो में, फिर नेक्स्ट वाले 10 11 से 20 नेक्स्ट वाले में, फिर 21 से 30 तक नेक्स्ट वाले में, 3 वीडियो में। तो ऐसा ही प्लान हमारा यहाँ रहेगा। तो ये जेईई मेन का 9 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में 2019 में जो कंडक्ट हुआ था वो वाला पेपर। तो 1 बाय 1 देखेंगे। हम थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करेंगे क्वेश्चनों को, ताकि इजीली हम लगभग 30-40 मिनट के अंदर, 40 मिनट में ये 10 क्वेश्चन कर पाए। ओके, क्योंकि देखो समझाने में टाइम लगता है वैसे तो, नहीं तो वैसे इजीली 10 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा देना पड़ता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू दिस सम। ओके, चलो पढ़ो इसमें क्या गिवन है हमको। तो इसमें गिवन है, देखो 2 पोल आर स्टैंडिंग एट द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। 2 पोल स्टैंड कर रहे हैं। तो एक पोल तो ये वाला एक 5 मीटर का है और दूसरा वाला 10 मीटर हाइट का है। देन द लाइन जॉइनिंग द टॉप मेकिंग एंगल 15 डिग्री विथ ग्राउंड। ओके, तो इनके टॉप्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो इनके टॉप्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन ग्राउंड के साथ 15 डिग्री बना रही है। तो ग्राउंड के साथ 15 बनाएगी तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा, है ना। ये वाला 15 है। कैसे कि इसको बढ़ाएंगे, ये पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला 15 होगा, तो ये वाला भी 15 होगा। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो अब आगे क्या गिवन है? विथ ग्राउंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। ये वाली डिस्टेंस पूछा है, ये वाली डिस्टेंस पूछा है। ये वाली मान ली हमने d, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? d होगी। अब ये बताओ, ये हाइट कितना है? ये टोटल 10 है। 10 में से ये वाला हाफ कितना हो गया? 5। तो 10 में से ये टोटल 10 है, 10 में से ये आधा वाला घटा दो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमको फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। 5/d परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 10 15। 10 15 कितना होता है? 10 15 होता है 2 - √3। ये कैसे होता है? उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री वगैरह आना जरूरी है। d को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो d इक्वल टू कितना हुआ? 5/2 - √3। रेशनलाइजेशन कर लो, 2 + √3 और नीचे भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई। नीचे क्या हुआ? a माइनस बी, a प्लस बी हो गया। तो नीचे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - √3 का स्क्वायर 3, तो 1 हो गया। तो नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या आया? तो d का वैल्यू कितना आया? d इक्वल टू आया 5 × 2 + √3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये आसान क्वेश्चन था। अब ये 10 का वैल्यू कैसे आया? उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री का ये वाला वैल्यू कैसे है? ट्रिगोनोमेट्री का क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज कर लो, या मेरे से लाइव क्लास वगैरह चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या फिर मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा मेरे नंबर, उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा जेईई का सिलेबस विद इन लिमिटेड टाइम तुमको कवर करवा दिया जाएगा। और ये मेरी गारंटी रहेगी कि तुमको 25 क्वेश्चन में से जेईई मेन में तुम्हारे मोर देन 20 मैथमेटिक्स में सही हो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये हो सकता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो। इसमें क्या गिवन है? 3 इक्वेशन गिवन है और उनका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए d = 0 होती है कंडीशन। तो ये d = 0 लगाओ। फर्स्ट वाली रो में क्या लिखोगे? इस वाले के प्लेन के लिए कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2, फिर y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट -1। फिर सेकेंड वाली रो में क्या लिखोगे? इस वाले प्लेन के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट k, z का कोफिशिएंट -2। ऐसे सिमिलरली इसके लिए लिखोगे, तो 2 - 1 1 इक्वल टू d = 0 होता है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए। कैसे होता है? उसके लिए तुम मैट्रिक्स का क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज करो। तो d = 0, तो इसको सॉल्व करो, क्या आता है? चलो जल्दी से कर लेते हैं हम। ऐसे ही बिना प्रॉपर्टी वगैरह लगाए एक्सपेंड कर लो, ताकि आसानी रहेगा, है ना। वैसे लगा दो, एक प्रॉपर्टी तो लगा दो इसमें कि R3 = R3 - या फिर ऐसा करो तुम, ओके हाँ, R3 - R1 कर लो। तो ये क्या बन जाएगा? 2 3 - 1 1k - 2। 2 में से 2 गया तो 0, यानी इस वाले 2 में से ये वाला 2 घटाना है। तो -1 में से 3 गया तो -4 बचेगा, और 1 में से वो ऊपर वाला -1 गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये एक्सपेंड कर लो, तो एक तो ये 2 के करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करो,
फिर मिटा देंगे हम क्योंकि स्पेस वगैरह ज़्यादा चाहिए। इस 2 के अकॉर्डिंग तो इधर हाइड किया, इधर हाइड किया, तो कितना आया 2 इंटू फिर k इंटू 2 और -2 इंटू -4, तो k इंटू 2 2 के आया, -2 इंटू ये 4 कितना हुआ 8 हो गया, प्लस फिर ये वाले 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लो, तो ये कैसे आएगा, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, तो ये 1 इंटू 4 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 मिनट ये ऐसे छुपाया, ऐसे छुपाया, तो फिर क्या आएगा 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, -2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो यह हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 6 गया तो -2 2 2k -8 और ये 4 में से 6 गया तो -2 आया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, देखो जल्दी से, k का वैल्यू आएगा, ये 2 कैंसिल कर दो, यहाँ 1 बचेगा, तो ये 2k इक्वल टू 9 हो गया, k इक्वल टू 9/2 हो गया। इस वाली क्वेश्चन में k का वैल्यू आएगा 9/2। ओके, तो अब मैं रब कर रहा हूँ, तुम वेट करो, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो k का वैल्यू आ गया हमारा 9/2, उसका यूज हो जाएगा हमको कुछ ना कुछ। अब हमको निकालना है x/y, y/z और z/x निकालना है। तो चलो एक बार पहली इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी रहने दो, 2x - 3y - z = 0। सेकेंड वाली इक्वेशन में k की जगह 9/2 पुट कर दो, तो यहाँ इस k की जगह क्या पुट कर दो 9/2, एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा 2x + 9y और -4z = 0। तो अब अगर इसमें से ये वाली एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 दे दिया, ये इक्वेशन 2 दे दिया, घटाओ इनको, तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कितना हुआ -12y और यहाँ कितना हुआ प्लस का 4z में से -z गया तो 3z बचा, क्या बचा 3z बचा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से y/z कितना आया, y/z आएगा 12/3 आएगा। एक मिनट, y उधर गया और z को नीचे ले गया, 12/3 आएगा या 3/12, ओके सॉरी 3/12 आएगा। तो ये कितना आएगा 3/12 आएगा, तो 3/12 का मतलब कितना हुआ 1/4। तो y/z का वैल्यू आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, y/z का वैल्यू आया हमारा 1/4, क्योंकि ये हमको चाहिए होता है। अब आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना। एक तो पहली इक्वेशन लो ये हमारी, तो पहली इक्वेशन क्या है 2x + 3y - z = 0। एक लास्ट वाली इक्वेशन ले लो, लास्ट वाली इक्वेशन क्या है 2x - y + z = 0। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ मतलब प्लस, मतलब ये सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो 2 + 2 कितना हो गया 4x हो गया, 4x हो गया, और यहाँ क्या ये 3y में से y गया तो कितना बचा 2y हुआ, 2y, और ये z से z कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो हमको क्या चाहिए x/y चाहिए, तो x/y कितना हुआ, x/y होगा -2/4, तो ये कितना होगा -1/2, तो x/y होगा -½ ये होगा। ओके, नाउ अब हमको x/y आ गया, y/z आ गया, एक z/x चाहिए, तो y को कैंसिल करना है। तो y को कैंसिल करने के लिए हम क्या करें कि पहली इक्वेशन तो ऐसा का ऐसा रखें, 2x + 3y - z, ये तो ऐसा का ऐसा रखें, और क्या चाहिए हमको z/x चाहिए। तो अब ये थर्ड वाली इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी साइड, दोनों साइड, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, तो फिर इसको नीचे लिखो, तो यहाँ आएगा 6x, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो -3y, और इस 3 को z से मल्टीप्लाई किया तो +3z = 0, इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो, 3y से 3y कैंसिल हुआ, यहाँ 8x हो गया, और ये 3z में से z गया तो 2z हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा
जेड बाई एक्स कितना आया, यहाँ से देखो जेड बाई एक्स आएगा, जेड 2 से मल्टीप्लाई है और ये 4 से मल्टीप्लाई है, माइनस का 8/2 होगा, 8/2, तो ये कितना होगा माइनस का 4, तो ये जेड बाई एक्स होगा, ये इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा माइनस का 4। ये अब बाकी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू निकालना है हमको, इसका ये वाला वैल्यू, तो वैल्यू निकालना है हमको, एक तो x बाई वाई, एक y बाई जेड, एक z बाई एक्स और एक प्लस के। तो x बाई वाई का वैल्यू तो कितना आया था हमारा माइनस का हाफ, y बाई जेड का प्लस का 1/4, z बाई एक्स का माइनस का 4, k का वैल्यू 9/2। ओके, तो सिंप्लीफाई करना है इसको, ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा बताओ। तो मैं ये 9/2 की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करो, 4 + 1/2 कर देता हूँ। तो ये 9/2 की जगह हटा दिया उसको, 4 + 1/2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/4। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/4। तो यार इसमें सेकेंड वाले में शायद कुछ गलती हो गया है हमारा, है ना, तो वो देखना पड़ेगा तुमको क्या गलती हो गया है। तो तुम देखना, तरीका होता है कि मैं इन सब सम्स को फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ यहाँ, तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक हो जाए, तो तुम अपने से ट्राई करके देखना, तुमको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो ये पहला वाला वैल्यू तो, एक मिनट, ये पहला वाला वैल्यू तो तुम्हारा आएगा प्लस का हाफ, दूसरा वाला वैल्यू आएगा माइनस का हाफ, और ये वाला वैल्यू आएगा तुम्हारा जो माइनस का 4, और ये लास्ट वाला वैल्यू आएगा 9/2। तो ये तो सही किया था हमने, हाँ सॉरी, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि 9/2 को हमने क्या लिखा था, 4 + 1/4, तो 4 + 1/2 है, तो इसकी जगह पुट करो 4 + 1/2, तो ये 4 से 4 गेट कैंसिल हुआ, ये से ये गेट कैंसिल हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। हो सकता है तुम्हारा ये कोई वैल्यू आने में गड़बड़ हो गया, मेथड सेम है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, इस वाले सम में क्या गिवन है, m इज चूजन इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट सम ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटेस्ट एंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट हुए ना हमारे, तो अल्फा और बीटा हुआ, तो क्या फाइंड करना है हमको, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का मोड, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंस मान लो नेगेटिव हुआ उस केस में आंसर। और कंडीशन क्या गिवन है, एम इस प्रकार है कि सम ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटेस्ट, तो सम ऑफ रूट्स कितना हुआ इसका, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी कितना है -3, माइनस का b कितना है -3 है, यहाँ b होता है एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन a कितना है m² + 1, तो ये वाला कितना हुआ 3/m² + 1, ये कितना है ग्रेटेस्ट है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे वाला पोर्शन क्या होगा मिनिमम, तो m² + 1 क्या होगा मिनिमम, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, ये 1 तो अपनी जगह वैसा का वैसा रहेगा, m² मिनिमम होगा, तो कोई नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि m² विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो इस केस में तो m की यहाँ से m का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू आया 0। ओके, क्योंकि मिनिमम वैल्यू होने के लिए, तो इसका मतलब अब m की जगह 0 पुट कर दो, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, m की जगह 0 पुट करो तो x² माइनस का 3x और m की जगह 0 पुट किया प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, ये 2 रूट है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब फाइंड करना है ना। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो वैसे तो, या फिर फॉर्मूला ही लगाओ,
तो एल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फ़ा बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब एल्फ़ा माइनस बीटा अलग से फाइंड कर लो, एल्फ़ा माइनस बीटा अलग से फाइंड कर लो, तो क्या होगा? वो होगा एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 एल्फ़ा बीटा, अलग से फाइंड कर लो। और हमको क्या चाहिए? एक एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए, तो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी अलग से फाइंड कर लो। वो होगा एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा। तो ये वाला वैल्यू कितना आया इसका? 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये तो आ गया 7। तो ये वाला वैल्यू तो हो गया 7। और एल्फ़ा माइनस बीटा ये कितना आया? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, तो ये हो गया √5। तो हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। यहाँ तो हुआ √5 इंटू में एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7 आया, प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया? 1 आया। तो ये कितना हो गया? ओवरऑल कितना हो गया? ये ओवरऑल हो गया 7 + 1 8 हो गया, तो 8 √5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 8 √5 इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो इट वाज द इजी सम ओनली, एवरीबडी कैन डू। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, होप ये तुमको समझ में आएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 3D में सोचने वाला है। ये 3D में कोई एक लाइन है ना? क्या गिवन है? 3D में एक लाइन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है B और C, और A पॉइंट कोई बाहर है। A पॉइंट यहाँ है, जो गिवन है हमको 1 -1, 2, ये गिवन है। अब हमको क्या फाइंड करना है? इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है हमको। एरिया गिवन है या फाइंड करना है? ओके, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन दैट पॉइंट ए। ओके, एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा? इससे परपेंडिकुलर डाल दो लाइन पे, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, ये M होगा। इसको ज्वाइन करो यहाँ से, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, ऑलरेडी वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर करना है हमको। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? 1/2 बेस BC लेंथ इंटू हाइट AM लेंथ। तो AM लेंथ निकालने के लिए है ना, ये एरिया होगा ट्राइंगल का, एरिया। तो ये एरिया हो गया, एक मिनट, ये एरिया हो गया। अब M पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, 3D में लाइन के ऊपर पॉइंट कैसे लेते हैं? इक्वल टू में लेमडा मान लेते हैं, फिर 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर लाया, तो क्या हो गया? x = 3 लेमडा माइनस 2। तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 3 लेमडा माइनस 2। ऐसे y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 1 हो गया। z कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये 4 इधर मल्टीप्लाई करो, तो 4 लेमडा, तो z = 4 लेमडा हो गया। अब देखो इसमें क्या है, 1 सेकेंड, 4 लेमडा, ये हो गया M के कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब क्या है हमको? AM वेक्टर फाइंड करो। तो AM वेक्टर, तो वो क्या होगा? M वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो M वेक्टर माइनस A वेक्टर क्या होगा? 3 लेमडा माइनस 2। यहाँ तो क्या है? 3 लेमडा माइनस 2, उसमें से 1 घटाओ, तो क्या आएगा? 3 लेमडा माइनस 3 I कैप, और ये सेकेंड वाला 1 है, 1 में से -1 घटाओ, तो वो क्या होगा? 2J कैप, और ये 4 लेमडा, उसमें से 2 घटाओ, तो क्या आ जाएगा? 4 लेमडा माइनस 2 K कैप। ये हो गया, ये AM वेक्टर हो गया। अब एक मिनट देखते हैं हम। अब ये बताओ, लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर बताओ। तो लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा? लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। लाइन के मतलब ये वाली लाइन है, लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा नीचे वाला 3 0 4। तो वो क्या होगा? 3ik + 0jk + 4k कैप होगा, ये होगा, है ना। अब ये वाला वेक्टर 3ik + 4k कैप और AM वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। ये देखो, ये 90, क्योंकि ये वाला वेक्टर लाइन के यहाँ पैरेलल ही तो होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूँ? ये नॉर्मल वेक्टर N वेक्टर मान लेता हूँ, तो मैं क्या बोल दूँ? N वेक्टर डॉट AM वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो डॉट प्रोडक्ट 0 करो, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 लेमडा माइनस 3, ये I का इसका कोफिशिएंट और यहाँ भी I का कोफिशिएंट। ऐसे ही लास्ट वाला 4 लेमडा माइनस 2 और यहाँ 4, तो +4 ×
4 लेमडा माइनस 2 ये हुआ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ लेमडा का कोफिशिएंट एक साथ, लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ 3 3 जा 9, यहाँ 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 कितना हुआ 25 लेमडा। और ये माइनस का 9, 3 3 जा माइनस का 9, 4 2 जा माइनस का 8, तो माइनस का 9 माइनस का 8 कितना हुआ माइनस का 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आया 17/25 आया लेमडा का वैल्यू। ओके, तो अब क्या करना है हमको, तो एक बार मैं रब करके पूरी चीज़ इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना, वो रब करके मैं इसको दोबारा से मतलब ये वाले यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये डायग्राम के अंदर, है ना। तो लेमडा का वैल्यू ये 17/25 आया था, वो इस एम के कोऑर्डिनेट में पुट करो तो क्या आएगा 3 × 17/25 माइनस 2, यहाँ 1, यहाँ 4 × 17/25, ये एम का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो इसमें कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन वाले देखो जो क्वेश्चन तुमसे हो सकते हैं अब, तो हो सकते हैं क्या 1/2 ये फॉर्मूला लगाना है BC लेंथ इंटू AM लेंथ। अब देखना 1/2 BC लेंथ हमको क्वेश्चन में गिवन है ये 5 इंटू AM लेंथ, ये M का कोऑर्डिनेट आ गया, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी फालतू में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा तो वो वाला यहाँ पुट करना और फिर लास्ट में चेक कर लेना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का मैं आंसर बता देता हूँ तुमको, फोर्थ ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा, फोर्थ में सेकंड वाला आएगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, वैसे थोड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन वाला तुम अपने से करो। इसमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है हमको और इसमें ये दो कंडीशन गिवन है। वाई ऑफ अंदर क्या है, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू जब π/3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू, ये 0 किसका वैल्यू है y का वैल्यू है। तो इसमें थोड़ा इसको करो देखे क्या कैसे कर सकते हो, कोस को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, एक तो ये वैसे हो सकता है कैसे, तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं स्टैंडर्ड, ताकि इजीली तुम नेक्स्ट टाइम सोच पाओ कि क्या चाहिए। चलो दूसरे वाले मेथड से, एक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वैसे तो हो ही जाएगा dy/dx प्लस p(x) इंटू वाई इक्वल टू q(x), फिर इंटीग्रेशन फैक्टर वगैरह फाइंड करते हैं। लेकिन एक तरीका होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो वाले मेथड से इसको करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन को, चलो लिखा हुआ तो यहाँ है ही, यहाँ लिखा हुआ है ही, एलसीएम वगैरह लो तो dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा, dx इस 6x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेट मी चेक, ये बन जाएगा cos x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू साइन x इंटू डी एक्स एंड इक्वल टू 6x dx, ये हो गया। अब इसको तुम क्या चीज़ ले सकते हो, एक मिनट दोबारा से लिख रहा हूँ, cos x ऐसा का ऐसा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y ये चीज़ की है, फिर y ऐसा का ऐसा और d का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x ये किया है तो इक्वल टू ये 6x dx। तो ये देखो ऐसा चीज़ है, ये इसमें चल रहा है ना वीडियो, हाँ ये ऐसा चीज़ है, जैसे ये मैं u मान लूँ, u ऐसा का ऐसा, ये dy का मतलब क्या है v डैश, y को मैंने v मान लिया तो dy किसको रिप्रेजेंट करता है, y का डिफ्रेंशिएशन, ये रिप्रेजेंट करेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, है ना। ऐसे ही ये v ऐसा का ऐसा, ये dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos x के डिफ्रेंशिएशन को, cos x को क्या माना था तुमने u, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा u डैश को। तो ये तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश क्या होता है, इसको एक साथ लिखा जाए तो इसको एक साथ लिखोगे तो ये होता है तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी होता है। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करो इसमें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है cos x इंटू वी क्या है y इक्वल टू ये ऐसा का ऐसा 6x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा दो, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाओ तो इधर भी इंटीग्रेशन साइन, इधर भी इंटीग्रेशन साइन, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ हो जाएगा cos x इंटू वाई
इक्वल टू ये हो जाएगा 6x² प्लस सी, प्लस का सी तो आएगा ना। ओके, ये वाला बन गया। अब इसमें क्या गिवन है हमको, इसमें गिवन है कि जब x का वैल्यू π/3 है, जब x का वैल्यू x और y है, जब x का वैल्यू π/3 है तब y का वैल्यू क्या है, 0 है। ये इसका मतलब ये है कि y के अंदर वाला क्या है, x है, और जो ये इक्वल टू में है वो y का वैल्यू है। तो इसमें x की जगह π/3 पुट करो तो cos π/3 होता है क्या, cos π/3 1/2 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू x का वैल्यू π/3। ये 6 में 2 का डिवाइड करो 3 इंटू π/3 का होल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू आया माइनस का π²/3, ये सी का वैल्यू आया। ओके, नाउ मैं थोड़ा ऊपर से रब कर देता हूँ, या हाँ, तो ये सी का वैल्यू सी की जगह ही पुट कर देते हैं मिटा के, है ना। तो ये वाले सी की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, ये माइनस का π²/3। अब क्या पूछा है हमको, जब x का वैल्यू π/6 है, x का वैल्यू π/6 है, तब y का वैल्यू पूछा है यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये वैल्यू पुट करो, ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ, तो क्या हुआ, कोस में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तुम्हारी, हाँ, कोस π/6 इंटू वाई इक्वल टू 6/2 3, x की जगह π/6 का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह माइनस का π²/3। ओके, तो कोस π/6 कितना होता है, तुमको मानना हो कोस 30 होता है sin 60 के बराबर, तो इसकी जगह √3/2 आ जाएगा, है ना। तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये 6 का स्क्वायर 36, तो 3/36 कितना होगा, 3/36 होगा π²/36 1 2 12 माइनस π²/3। एलसीएम वगैरह लो 12, तो ये हुआ π² माइनस 3 का डिवाइड करो 4π², तो ये मल्टीप्लाई करो माइनस का 3π²/12, 3 से कैंसिल करो तो ये होगा माइनस का π²/4। किसके इक्वल होगा, ये वाला चीज़ इक्वल होगा y इंटू √3/2 के इक्वल। तो y का ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा, ये होगा माइनस का π²/4 और नीचे होगा √3/ और ऊपर चला जाएगा 2, तो ये कितना होगा माइनस का π²/2 √3। ये विच ऑप्शन, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था और था आसान क्वेश्चन है, तो इसमें 5th क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। नीचे से थोड़ा हाइड हो गया है ये, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ एक बार, इसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड है तो थोड़ा लिख रहा हूँ मैं। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, अगर मैं e⁻x को u मान लूँ और ये वाला क्या मान लूँ, v मान लूँ, f(x) को मैं v मान लूँ, तो u इंटू वी हमारा आंसर बाहर किसके निकल रहा है, इंटीग्रेशन के बाहर u इंटू वी निकला है, यानी e⁻x को u मान लिया और f(x) को v मान लिया। तो ये कब, जब इंटीग्रेशन के अंदर वाला क्या रहा होगा, इंटीग्रेशन के अंदर वाला रहा होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी रहा होगा, है ना। तभी तो ये वाला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेशन है, और ये d का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन, तो बाहर क्या निकलेगा, u इंटू वी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन के जो ये अंदर वाला पार्ट क्या है, अंदर वाला पार्ट क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u ऐसा का ऐसा, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v ऐसा का ऐसा, u का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा कुछ रहा होगा, तभी तो इसकी जगह तुमने ये लिखा है ना। तो ऐसा तुमको दिमाग लगाना है इसमें। तो u, ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, ये e⁻x इंटू sec(x) tan x, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x को। क्यों, क्योंकि ऐसे एक बार ऐसे देखो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x, नीचे देखो sec(x) क्या होता है,
इसको ऐसे सोचते हैं, सेक एक्स को पूरे को एक्स मान लेते हैं, तो ई पावर एक्स का होता है, ई पावर एक्स होता है सेक एक्स। फिर ई को भूल जाते हैं हम, ऊपर जाते हैं, सेक एक्स के बारे में सोचते हैं। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो तुमको उल्टा सोचना है कि ये ई पावर सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, वो पूरा चीज़ क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पावर सेक एक्स हुआ, और इंटू में एफ ऑफ एक्स ऐसा का ऐसा। तो तुमने क्या माना था, एफ ऑफ एक्स को वी माना था और ई पावर सेक एक्स को यू माना था। तो ये डी लगा हुआ है, डी का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन। तो ये पूरा चीज़ तो क्या बन गया, ये पूरा चीज़ बन गया यू, ई पावर सेक एक्स यू है, और आगे डी लगा हुआ है डिफ्रेंशिएशन, यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यू डैश होगा, और ये एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, वी। तो ये यू डैश इंटू वी हो गया। अब आगे यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ यू डैश इंटू वी हो गया, यानी ये यू डैश इंटू वी हो गया। तो बाकी कौन सा बचा, बाकी ये यहाँ नीचे देखो u इंटू वी डैश बचा। तो u इंटू वी डैश, u क्या है, ई पावर सेक एक्स, तो ये वाला तो u और ये पूरा चीज़ क्या होगा, अब v डैश होगा। और v किसको माना हमने, एफ ऑफ एक्स को। इसका मतलब v डैश का मतलब v एफ ऑफ एक्स को माना, तो v डैश क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। तो एफ डैश एक्स कितना आया, ये पूरा चीज़ आया, उसी से हमको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो आगे देखते हैं हम एक, अब इतना था, बाकी सब मैं रब कर देता हूँ। हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि जो ये मैं ब्लू कलर से बंद कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो ब्लू कलर से बंद कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये वाला किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है। बाकी चीज़ों को अच्छे से समझ लो और नोट कर लो। हाँ, तो एफ डैश एक्स कितना आया हमारा, एफ डैश एक्स आया ये वाला जो ब्लू कलर से बंद किया है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, वी है ना। तो इंटीग्रेशन करोगे, इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, एफ स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे सोचना है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो तुमको मालूम है टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, वो सेक एक्स का होता है, प्लस का क्या आएगा, सी आएगा। सी का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा देखो कौन सा में है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, क्योंकि बाकी में देखो एक्स है, यहाँ भी फोर्थ ऑप्शन में एक्स है, फर्स्ट ऑप्शन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स है, थर्ड ऑप्शन में एक्स है, तो इसलिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिसमें थोड़ा सोचना था तुमको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द थ्री कंजिगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ दिस थिंग, 1 प्लस एक्स पावर एन का। तो वो वाले कोएफिशिएंट तुम कंजिगेटिव ये मान लो, एन सी आर माइनस वन, और नेक्स्ट वाला एन सी आर, और उसके नेक्स्ट वाला एन सी आर प्लस वन, ये वाले मान लो। तीन कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन है, है ना, 2, 15 और 70। देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री कोएफिशिएंट ये गिवन है। तो ये मतलब इनका रेशियो गिवन है, मतलब यहाँ ऐसे रेशियो ऐसे लिखते हैं ना, रेशियो, ये रेशियो, फिर यहाँ ये डबल आता है, फिर 2, 15 और 70, तीन कंजिगेटिव टर्म्स। तो देखो ना, r माइनस वन, r प्लस वन लगातार है, ये जैसे 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, एक एक ऐड करने पे आ रहा है। तो ये वाला चीज़ ये गिवन है। अब अगर हम पहले दो टर्म को डिवाइड करें, पहले दो टर्म को डिवाइड करो, तो क्या किस किस को डिवाइड कर रहे हो, एन सी आर में डिवाइड कर रहे हो, एन सी आर माइनस वन का। एक बार थोड़ा सा सोल्व कर लो, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे नीचे वाले को सोल्व करो, तो नीचे वाला क्या आएगा, यहाँ एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा, एन इसमें से ये घटा दो, तो एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल ये आएगा।
तो अब ये देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल विल गेट कैंसर, और ये r-1 से r फैक्टोरियल तो r बचेगा, और ये इससे ये वाला गेट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा n+1 माइनस r, तो ये वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा, तो n+1 माइनस r, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा यहाँ केवल r बचेगा, तो ये वाला चीज़ आया। तो तुम चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। अब मैं थोड़ा इसको मिटा के एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से। यानी तुमने क्या किया था, NCR अपॉन NCR-1 किया था, तो उसका नीचे क्या आया था, r आया था, ऊपर क्या आया था, n+1 माइनस r आया था, ये आया था। तो तुम कैसे चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ जो नीचे है ना बड़ा वाला, ये r-1 और r में से बड़ा वाला क्या है, r, तो वो तो यहाँ नीचे आ रहा है, और इस वाले नंबर का इसमें से ये घटाओ, n में से ये r-1 घटाओ, तो क्या आएगा, n में से घटाओ r-1, तो वो क्या हो जाएगा, n+1 माइनस r, वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। सही है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ क्या बना, ये सेकंड वाला टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म है। सेकंड वाला यहाँ क्या है 15, यहाँ 2, तो 15/2 हो गया। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो इक्वेशन ये हो गई n और r में, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन तुम फाइंड करो किससे, ये थर्ड वाले टर्म को n अलग कलर से ले लेते हैं, ये NCR+1, NCR+1 में डिवाइड करो, सेकंड वाले का डिवाइड करो, NCR, तो इसका आसान तरीका है, R और R+1 में बड़ा कौन सा, R+1, तो वो तो नीचे आ गया, ये नीचे आएगा, और इसमें से ये घटाओ, तो n में से r घटाओ तो n-r ऊपर आ जाएगा। चाहिए तुम अपने से करके देख लेना। ये तो ये कौन सा है, लास्ट वाले में सेकंड लास्ट, तो लास्ट वाला क्या है 70, 70 ने 15 का डिवाइड, तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला किसके इक्वल होगा, 70/50। अब मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ इस चीज़ को मिटा के बाकी चीज़ों, है ना, सॉरी यहाँ 50 नहीं था 15 था, है ना, तो ओके, तो ये यहाँ मिटा दिया। ये ऊपर वाली को इक्वेशन 2 दे दो, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमको n और r का वैल्यू निकालना है ना, तो फिर क्या निकालना है, फिर तीनों टर्म्स वगैरह बाद में निकालेंगे, तो पहले n और r का वैल्यू यहाँ से निकालो। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ ऊपर कितना आएगा, 2n + 2 - 2r = 15r, इसको इधर ले जाओ तो 17r = क्या आया, 2n + 2 आया, ये आ गया। और इसको भी मल्टीप्लाई करो, एक बार तुम 5 से कट कर दो, 5 × 3 = 15, 5 से ऊपर कट किया तो 5 × 5 2 बचा, 5 का 20 14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या हो जाएगा, 3n - 3r इक्वल टू हो जाएगा 14r + 14, ये हो जाएगा। तो ये 3 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 17r, 14 को इधर ले जाओ = 3n - 14, ये हो गया 17r = 3n - 14। तो यहाँ भी 17r है, दोनों को इक्वल कर दो, तो दोनों को इक्वल करोगे तो क्या आएगा, 2n + 2 = 3n - 14। तो ये 2n को उधर ले जाओ, 14 को इधर ले आओ, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2n को उधर ले जाएगा तो n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आ गया 16। तो अब r का वैल्यू चाहिए, n की जगह 16 पुट करो, तो 3 × यहाँ n की जगह क्या पुट करो, ऊपर देखो, n की जगह यहाँ क्या करो, n की जगह 16 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 3 × नीचे देखो, 3 × 16 - 14 = 17r। तो यहाँ से कितना आया, 3 16 48 में से 16 गया तो कितना बचा, 14 गया, तो 48 में से 14 गया तो 4, 48 में से 14 गया तो 4 बचा, और ये 3 बचा, 34 बचा, 34 = 17r। 17 को नीचे ले जाओ तो r का वैल्यू आ गया 2। तो एक तो n का वैल्यू 16 आया, दो वैल्यू आए, एक तो n का वैल्यू 16 आया, दूसरा r का वैल्यू आ गया 2 आ गया, ये दो चीज़ आ गई। ओके, नाउ मैं बाकी सबको रब कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब क्या करना है हमको, तो वो कंजुगेटिव टर्म्स निकालना है। तो क्या क्या टर्म थे हमारे, टर्म्स थे NCR-1 था, और NCR था, और एक NCR+1 था। तो ये तो कितना हो जाएगा, 16, n का वैल्यू r-1, 2 में से 1 घटाओ 1 हो जाएगा, और
रेशियो 16CR R2 है, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 16CR + 1 2 में एक ऐड करो 3 हो जाएगा। तो 60 ये कितना हो जाएगा, इसको लिखो 16 फैक्टोरियल। क्या निकालना है, तीनों का सम निकालना है बेटा, तो इनका तीनों का सम निकालो। तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट, तीनों का तो सम निकालना है हमको। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तीनों का सम करके डिवाइड बाई कितना होगा, क्या निकालना है, एवरेज ऑफ दीज 3 कोफिशिएंट। तो डिवाइड बाई 3 होगा। क्यों डिवाइड बाई 3 क्यों होगा, क्योंकि कितने कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है ना। देखो इसमें गिवन भी है 3 नंबर है, 3 कोफिशिएंट है ना, इसलिए एवरेज निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो कितने नंबर है, 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर से इसलिए 3 से डिवाइड किया। अब तुमको एक चीज़ मालूम होती है कि NCR + NCR - 1 ये क्या होता है, N+1CR होता है। तो ये चीज़ इसमें अप्लाई कर दो कि ये वाला तो क्या है R-1 है, और ये वाला क्या है R है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो कितना होगा N+1, N का वैल्यू कितना है 16 है। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो N+1 कितना हो जाएगा 16 + 1 CR। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है ये देखो यहाँ सेकंड वाले बीच वाले टर्म में 2, तो ये 17C2 हो गया। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म की जगह मैं लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ 17C2 + 16C3 डिवाइड बाई 3। अब इसको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तुमको, ओके। तो इसका कैलकुलेशन करो जल्दी। तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया हमारा 17 × 16 × 15 फैक्टोरियल। नीचे कितना आया 2 फैक्टोरियल इंटू 17 में से 2 घटाओ तो 15 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 से ये कैंसल करो 8 से 17 एज कितना हुआ 17 8 जो होता है 1 सोच में 17 8 जो होता है 136 है ना, प्लस 16 3 फैक्टोरियल अलग से फाइंड कर लो यहाँ 16C3, तो वो होगा 16 फैक्टोरियल 16 × 15 × 14 अपॉन 3 × 2 × 1। तो ये कैंसिल करो 3 5 × 15, 2 से कैंसिल करो 2 8 हो जाएगा, 8 4 × 40, 40 को 14 से मल्टीप्लाई करो 560 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 560 डिवाइड बाई 3। तो 560 में 136 ऐड करो, तो 560 में 1 मिनट, हाँ 560 में 136 ऐड करो हमारे, तो 560 + 136 कितना हुआ 6 9 और ये 6 डिवाइड बाई 3 करना है, डिवाइड बाई 3 क्यों नीचे 3 है देखो, तो 3 से 3 2 × 6 3 3 जा और 232। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेट मी चेक व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर वेदर और करेक्ट इज, बिकॉज हियर कैलकुलेशन इज देयर। सो 7th वाले क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, दिस वाज द समवट लेंथी क्वेश्चन बट इट वाज इजी ओनली। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, पढ़ो एक बार। रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल विद द डायमीटर अलोंग दिस straight line if the two adjacent vertices of the rectangle are given -8,5 and 6,5 then area of this rectangle। तो ऐसा कुछ है कि मान लो ये कुछ सर्कल है और इसके अंदर कुछ रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये एडजस्टेंट गिवन है, ए बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कितना है -8,5 और बी कितना है 6,5 ये गिवन है। ये वाला सेंटर यहाँ मान लिया सी, तो सेंटर से कोई डायमीटर पास करेगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है इन सभी कोऑर्डिनेट से पास करे कि 1 मिनट सी मत मानो उसको, तुम मान लो सेंटर को, वैसे तो सी मानना होता है, तो चलो और कुछ मान लो, यहाँ एक्स मान लो, सेंटर को एक्स मान लिया, ये वाला वर्टिसेस सी और ये वाला वर्टिसेस डी है। तो कोई डायमीटर, ये वाला डायमीटर है, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, वो तुम्हारी डायमीटर के अलोंग लाइन है, तो वो गिवन है तुमको 3y = x + 7 ऐसा गिवन है। तो तुमको एक चीज़ पढ़े हो क्या कि ये ए बी सर्कल की कोड है, तो सेंटर से इस ए बी कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तुम,
वो वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, इस ए बी कोड के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एम हुआ, तो ए एम इक्वल टू बी एम होगा, है ना। तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो। एम पॉइंट क्या होगा, ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो वो होगा -8 + 6/2 और 5 + 5/2। तो ये एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -8 + 6 तो -1,5 हो जाएगा एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब ये देखो ए बी लाइन क्या है, यहाँ ए बी लाइन क्या है, ए बी लाइन का वाई कोऑर्डिनेट देखो दोनों सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट ओनली वेरी कर रहा है। तो ए बी लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो ये तुम्हारी ये यहाँ मान लो वाई, तो जो ये वाई एम लाइन है, डॉटेड लाइन जो रेड कलर से ड्रॉ की है मैंने, वाई एम लाइन है, तो वाई एम लाइन है जो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसलिए वाई एम विल बी पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वाई एम वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के ऊपर, एक मिनट सॉरी, हाँ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के ऊपर क्या खास बात होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है, जैसे 1 हुआ तो 1,2, यहाँ 1,4 है ना, तो इसलिए जो एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 होगा वही इस एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 ही होगा, और एक्स पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है मैं मान ले रहा हूँ वाई है, एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो -1, क्यों, क्योंकि जो एम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिंस ये वाला पॉइंट इस लाइन में, डायमीटर वाली लाइन में क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करा दो, चलो करवाओ उसको सेटिस्फाई। 3y क्या हुआ, 3y = एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह -1 पुट कर दो, तो -1 + 7, तो यहाँ से क्या आया, 3y = 6 आया, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू क्या आया 2, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,2। अब मैं बाकी इन्फॉर्मेशन रब कर रहा हूँ, उसको नोट कर लेना, समझ लेना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आई विल क्लेरिफाई व्हेन एवर आई विल बी फ्री, ओके। ओके, तो ये एक्स पॉइंट क्या है, इसका सेंटर है। तो तुमको पता है एक ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक्स पॉइंट मिड पॉइंट होता है ए और सी का, और एक्स पॉइंट मिड पॉइंट होता है बी और डी का भी। तो सी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट में H, के मान लो, तो एक्स पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तो लगाओ मिड पॉइंट का कंसेप्ट, -1 = H - 8/2, तो यहाँ से कितना आया, H का वैल्यू आ गया 8 में से 2 गया तो 6, तो ये H का वैल्यू आ गया 6। ऐसे ही ये वाला 2 के लिए लगाओ, 2 = K + 5/2, तो 2 × 2 = 4, यहाँ से K का वैल्यू क्या आया, -1 आ गया, K का वैल्यू आ गया -1। अब AB डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करो, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 8 गया तो 14 आया, AB डिस्टेंस 14 आ गया। BC डिस्टेंस फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, 5 में से -1 गया तो 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा AB × BC, तो AB कितना आया 14, BC कितना आया 6, 14 6 से कितना होता है 84, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सम। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इसमें क्या गिवन है, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाता है, तो ये अल्फा है, और वाई एक्सिस के साथ जे के साथ ये वाला बीटा हो गया, और के साथ एंगल पूछा है थीटा, थीटा होता है गामा,
तो हमको पता है आइडेंटिटी 3D में पढ़ाई जाती है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो एल होता है कोस अल्फा, एम होता है कोस बीटा और एन होता है कोस गामा। अल्फा होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस। तो ये गामा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, थीटा को गामा माना है तो गामा ही फाइंड करना है। क्यों माना है? क्योंकि ये तुमको याद रहता है। तो ये वाला वैल्यूज़ पुट कर दो। कोस अल्फा कितना है? π/3, तो कोस π/3 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोस बीटा कितना है? π/4, π/4 होता है, कोस π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होगा। कोस गामा फाइंड करना है तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 1/4, 1/2, तो ये कोस स्क्वायर गामा हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर गामा हो गया 1/4। तो यहाँ से कोस गामा कितना हुआ? कोस गामा हुआ एक तो प्लस का 1/2 और दूसरा क्या हुआ? कोस गामा हुआ माइनस का 1/2। ओके, तो प्लस का 1/2 हुआ, तब तो गामा क्या हो जाएगा? कोस 1/2 होता है π/3 के लिए, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है। तो सेकेंड वाला माइनस का 1/2, उसका मतलब गामा का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 कितना होगा गामा का वैल्यू? 2π/3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 9th वाले में लेट मी चेक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। इस सम में क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और कंटिन्यूस है x इक्वल टू 5 के ऊपर। तो जब भी कंटिन्यूस वाली कंडीशन लगाते हैं, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल लगाते हैं, तो आर एच एल देखते हैं। तो आर एच एल का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या होता है? उसका मतलब लिमिट एक्सटेंड टू, जिस पॉइंट के ऊपर 5 के ऊपर चेक करना है, तो 5 से जस्ट बड़े वैल्यू के लिए। तो हमको तो यहाँ तो वैल्यू तो 5 ही पुट करना है, तो 5 से जस्ट बड़ा वैल्यू कहाँ आया? यहाँ आया। उस केस में फंक्शन क्या हुआ? नीचे वाला हुआ, तो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा? बी मोड एक्स की जगह 5 आएगा, तो 5 माइनस पाई मोड प्लस 3, ये आ गया आर एच एल। एल एच एल की बात करें, एल एच एल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या होता है? लिमिट एक्सटेंड टू 5 से जस्ट छोटा। तो 5 से जस्ट छोटा कहाँ आया? 5 से जस्ट छोटा आएगा ऊपर। तो ऊपर कहाँ? यहाँ 5 से जस्ट छोटा। तो इसका मतलब ये वाले केस में फंक्शन क्या है? ये तो वैल्यू किस में पुट करेंगे? ऊपर वाले में पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारा? ए मोड पाई माइनस एक्स की जगह 5 और प्लस का 1। अब क्या करेंगे हम? एल एच एल और आर एच एल दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि गिवन है हमको फंक्शन कंटिन्यूस है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो बी 5 माइनस पाई और प्लस 3 इक्वल टू ए, इसको भी मोड के बाहर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन नहीं जाएगा, तो ये भी 5 माइनस पाई बना दो प्लस 1। ओके, तो ये क्या करो, हमको ए माइनस बी पूछा है ना, तो ये वाले टर्म को उधर ले जाओ। कौन से वाले टर्म को? एक मिनट, ये वाले बी वाले टर्म को उधर ले जाओ और ये 1 को इधर ले आओ। तो 1 को इधर लाओ तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और उसको उधर ले जाओ तो ए माइनस बी हो जाएगा, और कॉमन आ जाएगा मोड 5 माइनस पाई। तो ये इसको नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन मोड 5 माइनस पाई। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2 अपॉन मोड 5 पाई माइनस 5 या 5 माइनस पाई, एक ही बात है, तो तुमको देखना पड़ेगा वो तो। सॉरी, तो 10th वाले क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4th वाला 5 माइनस पाई। मोड हटा दो। मोड क्यों हटाया? क्योंकि पाई क्या है? 5 में से पाई 3.14 होता है, तो 5 में से 3.14 घटाओ, वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोड डायरेक्टली हट जाएगा। तो अब देखो, पेपर से रिलेटेड कोई भी तुमको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, डिस्कशन से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस मैं कैसे जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ, मतलब वीडियो में समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वैसे
ये तुम्हारा 1 आवर का पेपर विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये मेनी स्टूडेंट जिनको मतलब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन और मोर देन 20 क्वेश्चन करेक्ट होने के चांस बनते हैं, उसके लिए तुम लाइव क्लास वगैरह कंडक्ट करवा सकते हो। तुमको किसी भी तरह का डाउट हो ओलंपियाड से रिलेटेड, KVPI से रिलेटेड, JEE मेन से रिलेटेड, JEE एडवांस से रिलेटेड, कोई भी डाउट्स हो वो तुम्हारे लाइव क्लास में क्लियर वगैरह कर दिए जाएंगे। और तुम्हारा किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एलन, रेजोनेस, फिटजी, कैरियर पॉइंट और बड़े बड़े कोचिंगों में या छोटे लोकल कोचिंग में किसी में भी पढ़ रहे हो, तुम्हारा कोई भी डाउट्स होगा वो विद इन मिनिमम टाइम में मतलब ड्यूरिंग लाइव क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। JEE का कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना कहीं से भी, कोई भी मॉड्यूल में, वो विद इन, क्योंकि मेरे खुद के JEE वगैरह में मार्क्स थे मतलब 128 में से मैथ्स में मार्क्स थे 115 थे, तो वो ऑलमोस्ट फुल ही थे, मतलब कुछ गलत वगैरह नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो उसका नेगेटिव मार्किंग मिला के 5 मार्क्स कट गया था। ओके, तो अब देखो, तो बहुत ईजी है मार्क्स वगैरह लाना JEE मेन में। तो एडवांस के लिए ज़रूर हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने होते हैं, तो वो तो बात की बात है, पहले मेंस में अच्छे से अच्छा रैंक आए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई थिंक यू विल कॉन्टेक्ट मी सोन। ओके, तो तुमको मिनिमम रेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और तुम ज़्यादा स्टूडेंट ऐड करोगे तो हो सकता है तुमको फ्री में भी करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।